अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। अमरीकी कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज़ बमबारी और सदर ट्रंप का अरब ममालिक से तहफ़्फ़ुज़ का मुआवजा मांगने का अनोखा ऐलान। अगर अमरीका ना होता तो मशरिक़ वुस्ता नक्शे पर ना रहता, ये भी अमरीकी सदर ही कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के कहने पर ईरान से जंग अमरीका ने छेड़ी, लेकिन इस जंग का खर्चा अब अरब ममालिक उठाएंगे। आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ भी अमरीका को टोल अदा करेंगे। ये है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान। सदर ट्रंप कहते हैं कि जब आप वेनेजुएला को शामिल करते हैं तो अमरीका के पास किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा दुनिया का 50% तेल है। हम ये सिर्फ इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर अमरीका ना होता तो मशरिक़ वुस्ता शायद नक्शे पर ना रहता। इसलिए अमरीका चाहता है कि उसे मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अमरीका दुनिया के एक इंतहाई अमीर हिस्से की यानी कि अरब ममालिक की हिफाजत कराए। उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से पैसे लेने का इंदिया दिया है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ का गार्डियन होने और उसका कंट्रोल संभाल कर महफूज सफ़र की फ़ीस वसूल करने का भी ऐलान किया था। अमरीकी सदर कहते हैं हम ये काम मुफ्त में कर रहे थे, अब हम 20% चार्ज किया करेंगे। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा है कि अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कोई भी आबना हरमुज़ से तजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करे उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबना हरमुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा भी। उन्होंने कहा कि 20% ज़रा ज़्यादा है, यकीनन हम इससे कुछ कम ले रहे होंगे, यानी ये पैसे, ये टोल हम ही चार्ज करेंगे। उधर ईरानी फ़ौज ने वाज़ेह किया है कि अमरीका को किसी सूरत आबना हरमुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की मर्ज़ी के बगैर आबना हरमुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को ईरान पर हमलों से आगाह करने के लिए बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया, क्योंकि वो 60 दिन वाला मसला और वो डेडलाइन और कांग्रेस की तरफ से जो ज़ाहिर है इस सिलसिले में लेजिस्लेशन हुई है, वो एक अपनी जगह एक चैलेंज अमरीकी सदर के लिए मौजूद है। उधर अमरीकी फ़ौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान के ख़िलाफ़ मुसलसल तीसरे रोज़ भी फ़ज़ाई हमले जारी रखे। जबकि सेंटकॉम ने बंदर अब्बास नेवल बेस पर हमले में पहली बार महंगे मिसाइलों के बजाय सस्ते बहरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इसकी वीडियो भी जारी की गई है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक वन वे अटैक सी ड्रोन्स बगैर हमले के चलने वाले समुद्री ड्रोन्स हैं, जिन्हें किसी हदफ को निशाना बनाने के बाद तबाह होने वाले मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि आप इन मनाजिर में भी देख सकते हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दन और बहरीन पर मिसाइल बरसाए हैं और इस वक्त आबना हरमुज़ जंग का फ्लैश पॉइंट बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आबना हरमुज़ में जंग के आगाज़ से अब तक जहाज़ों पर हमलों में 14 माहीगीर हलाक हो चुके हैं। जबकि इस कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में दोबारा तकरीबन 9% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। किसी ब्रेंट क्रूड में 2% का इजाफा है, कहीं पर 3% का है, कहीं 4%। तो ये मजमूई तौर पर ओवरऑल 9% यहाँ पर एक हाइक देखने को मिल रही है। इस सब के बीच जो एक चीज़ बड़ी हैरान कुन, परेशान कुन हुई है, वो सऊदी अरब और हौसी बागियों के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई है वो बहुत अहम है। कल सना एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसके जवाब में सऊदीया के अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ये इस जंग का एक नया रुख है। यहाँ पुरानी लड़ाई मौजूद है, यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ इसे अपना प्लेग्राउंड समझती हैं। ये प्रॉक्सी वॉर के लिए बहुत सूटेबल जगह है और अगर यहाँ ये लड़ाई शुरू होती है तो ईरान बुनियादी तौर पर 3 फ्रंट्स पर इंगेज भी होता है, हमास, हिज़्बुल्लाह और फिर ये हौसी बागियों वाला फ्रंट। और फिर यहीं पर न सिर्फ सऊदी अरब इंगेज होता है बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात भी इस जगह पर आकर पंजा आजमाई ज़रूर करता है। सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा चिश्ती साहब, बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है अमरीका ईरान आमने सामने हैं, उसमें कभी सर्द है कभी गर्म मामलात हैं, लेकिन ये जो एक नया रुख आया है हौसियों का सऊदीया पर हमला करना और सऊदीया की तरफ से सना एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ जो मामलात रहे हैं, एग्जैक्टली ये एक नई डायमेंशन को ओपन करता है और ये इट्सेल्फ बड़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी जो जीसीसी की कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और फिर आपको पता है कि फिर किस तरह के नताइज और मामलात निकलते हैं और इस बीच स्पॉयलर को बड़ा स्पेस मिलता है। जी बहुत शुक्रिया वैद साहब, आप और शाम साहब आपने इनवाइट किया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट अब आया है, क्योंकि ईरान पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। ये हम सब जानते हैं कि जो ईरान ने एक न्यू फाउंड लीवरेज हासिल किया है उसको वो चाहता है और दुनिया एक्नॉलेज भी करेगी कि उसको कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन किसी स्टेज पे अगर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना और अमेरिका को अंडर एस्टिमेट करने के नुकसानात सबसे ज़्यादा ईरान को ही होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस तरह उसने इफेक्टिवली किया ब्लॉक, 5वीं शिक के मुताबिक जो एग्रीमेंट MOU के दरमियान लिखी हुई है कि मैनेज करेगा ईरान, उसकी इंटरप्रिटेशन दोनों मुल्कों ने और तरह की है। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हुतीज़ वाला एलिमेंट आ गया, सऊदी अरब बीच में अगर इन्वॉल्व हो गया, मिडल ईस्ट के बाकी मालिक इन्वॉल्व हो गए तो ये सिर्फ इसराइल को बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये तमाम की तमाम जो कन्वर्ज करेंगी
एक और यूनिटी की तरफ जो इन तमाम जीसीसी ममालिक को मजबूर करेगी वो अमेरिका से दोबारा रुजू करें, उसको फिर स्पेस दें, और जब उनको स्पेस मिलेगी अमेरिका को इन मिडल ईस्ट ममालिक के दरमियान, तो इसराइल को ऑटोमेटिकली स्पेस मिलेगी, और वो इटसेल्फ ईरान के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। तो आई थिंक इस वक्त ईरान ने ये फैसला करना है कि जो शॉर्ट टर्म गेन ईरान को नजर आ रहा है वो लॉन्ग टर्म लॉस तो नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है। ये टाइम ये था कि जब जंग खत्म हो गई है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ अरब ममालिक के दरमियान, जो एक कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, उसको ब्रिज करने का टाइम था ईरान का। कम अज कम अगर अमेरिका से लीवरेज लेने की कोशिश करता रहता, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इजराइल के ऑपरेशन है उनको बहुत अलर्टनेस से देखता, बड़ी विजिलेंस से देखता, और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इजराइल पर इम्पोज करता। लेकिन जिस तरीके से उसने इन मिडल ईस्ट के ममालिक को दोबारा ऑफेंड करना शुरू कर दिया है या नाराज करना शुरू कर दिया है, ये लॉन्ग टर्म ईरान अपनी हमदर्दी लूज करता जाएगा। अच्छा, इसमें एहतियाम साहब ज़ाहिर है बहुत इंटरेस्टिंग मामलात हैं कि जब जब ये बंद गली की तरफ जाता है मामला, या बज़ाहिर ये लगता है कि अब ये संभल गया और इसमें अब कुछ नया नहीं हो सकता, वहाँ एक नई चीज़ डेफिनेटली सर उठाती है, यानी हमास की एग्जिस्टेंस, और वहाँ इसराइल के लिए चैलेंज हिजबुल्लाह का होना, और इसराइल के लिए डेफिनेटली उसका चैलेंज होना वो अलग था। लेकिन ये हौसियों को इंगेज करके या हौसियों का एक्टिव हो जाना आउट ऑफ नोवेयर, ये न सिर्फ जो अरब ममालिक हैं उन्हें इस जंग में घसीटता है, बल्कि अमेरिका को वो स्पेस जो उसका स्क्वीज़ हो गया था यहाँ पे, जो अपने वो इंटरसेप्टर्स और बाकी चीज़ें इसराइल की तरफ लेकर जा रहा था, उसके लिए भी रास्ता फराहम कर रहा है। नहीं, देखो मैं ये बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सीरियस डेवलपमेंट जो है ना नहीं हो सकती थी सारे सिनेरियो में, कि एक तरफ हम देखते हैं कि सफारती कोशिशें जो है ना उनको बड़ा धचका पहुंचा है, और ये जो MOUs को बैक इन ट्रैक लेके आना, सीज़ फायर को दोबारा से कामयाब रखना, और उसमें आपने देखा कि कतर और ओमान जो है ना वो बाहर निकल गए, और कोशिश की जा रही है ओमान को वापस लाया जाए। अब ये जो किया गया है ना, मेरा ख्याल है लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ये जो खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि ये ईरान को लगता था कि सऊदी अरब पे हमला करवा के, लेकिन ना ये उसी किसको नहीं पता कि ये प्रॉक्सी हैं ईरान की, और इस स्टेज पे एक्टिवेट करने का तो मतलब बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि उनको भी जंग में घसीटना। अब दो इसमें डायमेंशन है, एक तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। अब देखो सब तरफ आज इस्लामाबाद में उबैद ये बात हो रही है कि देखें ये पाकिस्तान को डायरेक्टली नाराज़ करने वाली बात है। पाकिस्तान का तो आपने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, आप क्या करना चाह रहे हैं कि जी जो आपने ये जो काम किया है सीधा सीधा किया या करवाया इनडायरेक्टली, सबको पता है कि ईरान नहीं करवाया, रूसियों को जिस तरीके से एक्टिवेट करवाया, सना पे हमला करवाया। एक तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल इसमें है कि इसको पाकिस्तान ने जो बड़ी कोशिश की थी कि सऊदी अरब को दूर रखा जाए, आपने देखा अवैध पिछले दिनों जितने हमले हुए उसमें सऊदी अरब को अलहदा रखा गया, उस पर हमले नहीं हुए। अब ये सऊदी अरब के साथ ये करवाने का तो मतलब ये है कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे मैक्सिमम ईरान कोशिश कर रहा है कि जितना प्रोवोक कर सकता है वो अमेरिका को करे, और उसके साथ साथ GCC ममालिक को ये इशारा दे के भी देखें तुम्हारी जिसको कहते हैं दिफा के लिए कोई नहीं आया, मैं ये एक मेडल पार्क के तौर पे सामने आया हूँ, आपको मेरे साथ डील करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें इसमें नहीं शामिल हो गई हैं। देखिए एक तरफ तो आप देख लें पासदाराना इनकलाब को बरतानिया ने डिक्लेयर कर दिया कि जी वो दहशतगर्द तंजीम है। दूसरी तरफ अब्बास एज वी स्पीक उबैद के अब्बास अराक्ची साहब अभी भी चाह रहे हैं कि इसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आना चाहिए। वो अभी भी ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि वो गिला कर रहे हैं, वो हमें जो इतलात मिल रही है वो गिला कर रहे हैं कि जी शिक नंबर 10 पे और 11 पे अमल करने की जो बात की थी अमेरिका ने नहीं की थी, कि 10 शिक नंबर 10 का मतलब था कि जी आप जो है ना हम पे सैंक्शन ख़त्म करेंगे, और शिक नंबर 11 का मतलब है कि हमारी एसेट जो अनफ्रोजन है उनको आप फ्रीज करेंगे, ठीक है ना। वो आपने नहीं किया, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अपनी कौम को कैसे समझाएं कि जी हमारे पास अब लिवरेज क्या रह गया। तो मेरा ख्याल ये 300 अमरीकियों ने जो हमले करने के बाद जो इतनी सख्त एक मैसेज दिया है, उसमें तो ये लगता है कि एक मुश्किल सूरत हाल से पाला पड़ गया है कि किस तरीके से। इसमें एक चीज़ है, आपकी इसी बात को मैं ज़रा आगे बढ़ाते हुए, ये जो सैंक्शन एक ही जुमला करें फिर शाम साहब। जी इसमें जुमला देखें कि अमेरिका इस वक्त जो है ना वो आप हैरान होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ आया है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमारे लिए भी ये जंग लंबी चौड़ी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें तो रिपब्लिकन के अंदर बहुत बड़ा फटा पड़ गया है, और ये मिड टर्म इलेक्शन हारने के बाद तो इम्पीचमेंट वाज़े नजर आ रही है दोनों हाउसेस में। अगर ये सब कुछ हो जाता है हमारे खिलाफ तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब अमेरिका भी जो है ना वो ये कह रहा है पाकिस्तान की तरफ आ रहा है कि चलें
हम कोशिश करते हैं, इसके बाद आप भी कोशिश करें कि दोबारा से टेक्निकल टॉक्स की तरफ लेके जाएं, तो अमेरिका भी इस वक्त लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे रोल स्विच हो गया ना, मतलब जंग के पहले दिन चिश्ती साहब बुनियादी तौर पे एक अग्रेसर था जिसने अटैक किया, और उसके बाद सारी दुनिया जो है वो ईरान के साथ खड़ी हुई, पाकिस्तान ने सालसी के लिए काम किया, दुनिया ने कहा कि जी ये जो पावर का इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन MOU के बाद जिस तरह भी एहतशाम साहब कह रहे हैं कि जी वो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उन्हें सैंक्शंस की सूरत में मिल तो रहा था, गल्फ कंट्रीज उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी, उन्हें 60 दिन के लिए तेल का लेवरेज, आपको भी तो इन रिटर्न कुछ देना था, वो आप नहीं दे सके, यानी हॉर्मुज़ भी आपके कंट्रोल में रहे, सैंक्शंस भी आपकी हटें, तो बुनियादी तौर पर सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन इन रिटर्न आप देने के लिए कुछ तैयार नहीं है, और पहला हमला या पहला वार भी आप करते हैं जिसके बाद आपको रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करना पड़ता है, नहीं? जी वैद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ईरान को वही जो शाम साहब भी कह रहे थे कि ईरान पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इसको पास थ्रू कराए। जहां तक उसका सिर्फ मैं लेजिटिमेसी मानता हूं, वो ये मानता हूं कि उसने एक न्यू फाउंड लीवरेज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का हासिल किया, वो चाहता है उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए फॉर अ फाइनल एग्रीमेंट। वो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हर मुल्क फिर लीवरेज चाहता है। लेकिन अगर आप नेबरहुड को नाराज करके, बल्कि ऑफेंड करके आप हमले शुरू कर देंगे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा प्रेशर है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। जो शो स्पॉइलर नहीं, शो डिस्ट्रॉयर हो सकता है नेतन्याहू। और नेतन्याहू पर क्यों प्रेशर है? नेतन्याहू क्योंकि जंग में घसीट के लाया अमेरिका को, अपने लोगों को नहीं वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिखा सका नेतन्याहू। अब ये जो पीस टेम्परेरी हुआ था, और ये अगर हो जाए तो ये नेतन्याहू के लिए सुइसाइडल है, ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट है, क्योंकि उसको अगर अमन हो गया तो उसको अक्टूबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इलेक्शन वो हारता है तो मुकदमे खुल जाएंगे, तो ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अब ऑन टॉप ऑफ दैट एक वैसा हमें और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी इस खित्ते में तकरीबन 50,000 अमेरिकन सोल्जर मौजूद हैं। सुपर पावर है अभी भी बैक पे। 50,000 का अगर आप ग्लोबल तज्जिया करें ना जी, पूरी दुनिया में 192 ममालिक है। उबैद साहब 140 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में 192 में से जिनकी फौज की तादाद 50,000 से कम है। ये ज़हन में रखें। आप इमेजिन करें कि अभी भी कितनी बड़ी फोर्स अमेरिका की मौजूद है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये बहुत बड़ा प्रेशर माउंट हो रहा है। एक ज़ायनिस्ट लॉबी वहां प्रेशर डाल रही है, नेतन्याहू डाल रहा है, उनके मुखालफीन डाल रहे हैं, उनके हमायती कह रहे हैं हमें टेक होम क्या मिला। तो एक बिल्ट इन प्रेशर है। एड दैट इकोनॉमिकल वर्ल्ड वाइड जो प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पे है, तो ईरान को ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर इतनी थ्रेशोल्ड वो क्रॉस कर ले एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लूजर हो जाए। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है जब हम ये बात करते हैं शाम साहब, तो ये नहीं है कि हम कोई वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं या हम उसकी कोई रीजनिंग कर रहे हैं कि किधर से हमला हो रहा है तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। मैं इस चीज़ को एक बिल्कुल आम फहम अल्फाज में समझना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अमेरिका की तरफ से MOU के बाद इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ईरान का ये क्लेम है कि जी हमारा जो रूट है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और किसी और रूट से जा रहे हैं, तो वो वहाँ उनको टारगेट कर रहा है। और आपने जो बात की कि इराक़ची जो है वो बुनियादी तौर पर अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इराक़ची से IRGC कमांड नहीं लेती। इराक़ची खुद जो है वो इस बड़े गेम के एक छोटे से प्लेयर हैं। वो जाहिर है वो गुड कॉप बैड कॉप भी तो चल रहा है वहाँ पे। खामनाई के जनाजे के ऑप्टिक्स ने बुनियादी तौर पे इनको शायद ये मैसेज दिया है कि आप जो कुछ मर्जी करें, ये जो इस पूरे खित्ते में मौजूद जो एक मकतबा फ़िक्र है वो आपके साथ है और वो आपके साथ ही रहेगा। आपको इसलिए लाइसेंस टू किल हासिल है। ये कहीं ये तो अज्यूम नहीं किया है IRGC ने, ईरानीज़ ने? देखिए, ये तो खुल के बात सामने आ गए। IRGC और जो पॉलिटिकल लोग हैं, मसूद पशकियान और अब्बास अराक्ची के साथ उनके इख्तिलाफात खुले हैं। कालीबाग साहब वो बीच में हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दोनों तरफ हैं, वो उनकी बात सुन भी दी जा रही है, लेकिन उनको बहरहाल इन दोनों के साथ जिसको कहते हैं खड़ा नहीं किया जा रहा। वो कहा जा रहा है कि शायद ये सुप्रीम लीडर की वो बात मानेंगे क्योंकि मेन इंटरलोक्यूटर वो थे। लेकिन अब सूरत हाल जो ख़राब हो गई ना उबैद, देखें, एक तो ये है कि अपनाए हॉर्मुज़ पे अमेरिका ने ब्लॉकेट के बाद कंट्रोल हासिल कर लिया, और वही गेम जो अपना ईरान कहता था 20% हम टोल लेंगे, अब ये प्रैक्टिकली बड़ी अनटेनेबल बात होगी। और ये तो जिसको कहते हैं कि ये एक बहुत ही हसास जगह पे उन्होंने हाथ रख दिया है ईरान की। ईरान किसी सूरत पे, ईरान का ये ख्याल था कि जी और एक दुनिया जहान के जो डिफेंस के महकमे थे और बड़े बड़े अदारे थे, वो ये कह रहे थे कि ये बड़ा इफेक्टिव उनका कंट्रोल है, इससे इनको वापस लेके जाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव था कि सुपर पावर होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सके। अब ये है कि ईरान जो है ना वो बातचीत की तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि आ सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल हो गया 20% वो आप उस पर टोल ले रहे हैं, इन बिटवीन को बात निकलेगी। इसके लिए कहा जा रहा है कि लिए बहुत सारे मराहल तय करने होंगे। इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं। एक बात तय है उबैद, ईरान से ज़्यादा इस वक्त मुश्किल जो है ना वो अमेरिका की है। अमेरिका को हर सूरत में जंग बंद करनी है। अगर वो जंग नहीं बंद करते ना
तो उनके लिए मुश्किलात देखे ना, उनका मीडिया देख ले किस तरह खिलाफ हो गया है, बाई पार्टिजान अप्रोच उनकी देख ले, दोनों सियासी जमातों की कितनी उनके खिलाफ हो गई है। रोजाना की बुनियाद पे लोग कह रहे हैं कि तुम सुपर पावर हो, ईरान जैसे मुल्क ने आपको आगे लगाया हुआ है, ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो इसी तरह वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वापस निकले जंग से और बैक टू नॉर्मल। जाहिर है वो भी खाली हाथ तो वापस इसमें नहीं आना चाहेंगे, और दूसरी तरफ ईरान भी जाहिर है इसी में बज़द है। बल्कि 20% पे तो ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट है उनका बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। वो कहते हैं कि ये काम तो पायरेट्स करते हैं, बहरी कज़ाक करते हैं। बहरहाल अब जो भी टोल ले वो कज़ाक कहलाएगा, यानी ये भी एक न्यू नॉर्मल हमारे लिए आता जा रहा है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। बुनियादी तौर पर ये जंग जारी और इस जंग के बीच एक नया महाज जो है वो खुल चुका है। सो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में तो अब हम बात ही नहीं कर सकते, घंटों में क्या होता है ये भी बहुत मैटर करता है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। गाड़ियां बरामद करने का झूठा लॉलीपॉप देकर हुकूमत से अरबों रुपए हड़प करने वाले इस सेक्टर की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक अहम सवाल यह भी है कि हुकूमत एक नाकाम ऑटो पॉलिसी को मजीद 1 साल तक खींचने पर आखिर क्यों मजबूर हुई। खबर यह है कि सरमायाकारों को नवाजने के लिए पुरानी और नाकाम ऑटो पॉलिसी को मजीद 1 साल के लिए जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया है, क्योंकि IMF के सामने हमारी वजारतें नई पॉलिसी का दिफा करने में बुरी तरह नाकाम रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने गाड़ियां बरामद करेंगे का झूठा लॉलीपॉप देकर हुकूमत से अरबों रुपए की मराहत और रियायतें तो बटोर ली हैं, लेकिन एक भी गाड़ी आलमी मयार पर पूरी ना उतरने की वजह से बरामद नहीं की जा सकी। यानी आवाम का पैसा भी गया और मुल्क को एक धेले का फ़ायदा भी नहीं हुआ। आवाम को सादगी की हिदायत और मईशत की तबाही की शिकायत करने वाली हुकूमत ने EV बाइक्स के नाम पर जून 2030 तक 100 अरब रुपए की भारी सब्सिडी मुख्तस कर रखी है, जहां एक सारिफ को 80,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन ये तमाशा देखिए कि 2.5 लाख रुपए की EV बाइक में 90,000 से 1.5 लाख रुपए तो सिर्फ बैटरी की लागत है। हद तो यह है कि EV बाइक्स के लिए बनाए गए 3,000 स्टैंडर्ड्स में से सिर्फ 100 से ज़ायद पर ही अमल हो रहा है। बाकी 2,900 स्टैंडर्ड्स का कोई अता पता नहीं है। और तो और मुल्क में ताहाल EV बाइक्स के लिए एक भी चार्जिंग स्टेशन कायम नहीं हो सका है, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जबकि कागजी कार्रवाई के तहत 116 कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लाइसेंस बांटकर फाइलें दबा दी गई हैं। EV बाइक बनाने के लिए 95% बैटरियां दरामद की जा रही हैं और मकामी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ 5% ज़रूरियात ही पूरी करती है। अब सूरत हाल यह है कि गली मोहल्लों में लोकल सतह पर इंतहाई ख़तरनाक बनना शुरू हो गई हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। लेकिन वजारत सनत और वजारत साइंस ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस ख़तरनाक काम को कंट्रोल करना उनके बस का काम नहीं है। हाल ये है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में वजारत सनत और वजारत साइंस के हुकाम आपस में लड़ पड़े, जिस पर कमेटी की कन्वीनर का कहना है ये शर्म का मकाम है। अब सवाल यह है कि आवाम के टैक्सों के 100 अरब रुपए हज़म करने के बाद भी क्या इन्हें सड़कों पर चलते फिरते बम ही मिलेंगे। आखिर इस संगीन मुजरिमाना गफलत और आवाम के पैसों पर डाले जाने वाले इस खुले डाके का हिसाब देगा तो देगा कौन। इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑटो सेक्टर के एक्सपर्ट मशहूद खान साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बुनियादी तौर पर ये जो ऑटो पॉलिसी है, इसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों पेश आई है? आप क्या समझते हैं कि ये आखिरी रास्ता था, एक आखिरी हल था हुकूमत के पास IMF के बात को मानने का, या इसमें रूम मौजूद था इम्प्रूवमेंट का? जी, जो पॉलिसी है इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने प्रिपेयर की, आगे सबमिट हुई। इस पर डिस्कशंस 2 बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक है OEMs जो गाड़ी बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं पाकिस्तान में, दूसरे पार्ट्स मैन्युफैक्चरर। इसमें कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं हो पाया। सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि हम चाहते हैं कि जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में उनकी को श्योरिटी मिले कि आने वाले जो पॉलिसी है उसमें लोकलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। ये बहुत बड़ा नुक्ता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। दूसरा, यहाँ पे जितने भी हम देख रहे हैं कि नए इंसिडेंट्स जो आए थे हमारी 2 पॉलिसी से 2016-21 और 21 से 26, इसमें नो डाउट गवर्नमेंट का ये सक्सेस रेट है कि उन्होंने 3 OEM से आज 15 OEM 17 OEM कर ली है पाकिस्तान में असेंबली हो रही है, मगर ट्रांसफॉर्म असेंबली टू लोकलाइजेशन ये सक्सेस नहीं हो पाई। तीसरी चीज़ जो IMF ने बहुत बड़ा इशू उठाया हुआ वो है टैरिफ को की रिडक्शन किसी भी सूरत में इंडस्ट्री में 2 बड़े झटके लगेंगे। या तो CBU के रेट्स को जो टैरिफ रिड्यूस कर रही है, और उसका जो लाएमाला अमल होगा वो होगा पार्ट्स मैन्युफैक्चरर में जो इससे वापस इंडस्ट्री है। अच्छा मशहूद साहब, इस सारी सूरत हाल में बुनियादी तौर पर हम जो लोकल इंडस्ट्री की बात करते हैं,
क्या वो लोकल इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन को, अपनी कॉस्ट को इस मयार पर ला सकी है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको कम्पीट कर सकें, यानी लोकली हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें? और फिर उसका अगला मरहला तो फिर खैर बहुत दूर वाला मामला है कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन हम अपनी लोकल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या हमारे जो अभी तक आप कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो उस मयार की चीज़ें बना रहे हैं कि जो बाहर से आने वाली दुनिया की चीज़ों से मुकाबला कर सकें? जी, इसमें नो डाउट कि ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में अगर हम ये सेगमेंट उठाते हैं कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स का, तो इसमें हमें सेकंड थॉट्स नहीं होने चाहिए कि पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी मौजूद है और कि वो पार्ट्स बना सके। इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान में कार इंडस्ट्रीज में देखें तो आपके पास जापानीज ब्रांड है जिसके 60-70% पार्ट्स पाकिस्तान में लोकलाइज हो रहा है और ये लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर सेल्फ टेक्नोलॉजी की बेसिस में ये बना रहे हैं। दूसरा सेगमेंट आता है आपका ट्रक एंड बसेस, उसके भी अगर हम देखते हैं तो उसके भी कई पार्ट पाकिस्तान में लोकलाइज हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों सेगमेंट्स में हो ये रहा है कि जो कोरियन और चाइनीज कार मैन्युफैक्चर असेंबलर्स आए पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी लोकलाइजेशन नहीं कर पाए। दूसरे मायनों में अगर हम बात करते हैं ट्रक एंड बसेस में, तो आप देखें कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल बसें या डिफरेंट बसें हम इंपोर्ट पे चले जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लोकल इंडस्ट्री को हिट कर रही हैं, जहां आपको मौका देना चाहिए था कि ये बढ़े और यही पार्ट मैन्युफैक्चर कल आपके एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उनकी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन हम एक ही वक्त में दो चीज़ें करना चाह रहे हैं, यानी हम अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर भी जाहिर है वहाँ पर भी हमने नरमी दिखाई है, और वहीं साथ ही साथ हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ फ्लरिश करे, लोकल ज़रूरियात को पूरा करे, बल्कि हमें एक्सपोर्ट्स भी दे। ये दोनों एक साथ मुमकिन नहीं होते, आपको किसी एक तरफ से बेल्ट को टाइट करना होता है, तब जाके आप दूसरी तरफ से रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये पैरेलल कैसे चलेगा? देखिए, जब इंपोर्ट को आप ओपन करेंगे ना, तो लोकल इंडस्ट्रीज लोकल जी बेशक, जब आप इंपोर्ट ओपन कर रहे हैं, टैरिफ को रिडक्शन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आज नहीं तो आप ये रियलाइज करेंगे 4 से 5 साल के बाद आपकी लोकल इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएगी, बल्कि मुझे तो ये है कि शायद वो बंद हो जाएगी। वजह मैं आपको बयान करता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में एक ज़माना था कि हम सिरेमिक इंडस्ट्रीज के चैंपियन थे और पाकिस्तान में सिरेमिक इंडस्ट्रीज के चीज़ें बनाया करती थी। ये इंपोर्ट की टैरिफ की वजह से, ये रिड्यूसेंस की, आप देखें आज वो इंडस्ट्री हमारी सर्वाइव नहीं कर पाई। इसी तरह ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज की सर्वाइवल होती है कि आप उसको एक टैरिफ की बेस लाइन पे बनाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री खड़ी हो सके। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए पॉलिसीज का मैं हमेशा कह रहा हूँ, पॉलिसीज तो हमने बनाई है, उस पॉलिसी को 100% हमने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। जब हम गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंडस्ट्री की पॉलिसी देते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ट्रांसफर हुई, उसकी कोई पैरामीटर्स हमने सेट किए कि कितने 5 साल की ये पॉलिसी थी तो शुरू में हम क्या थे, बाद में हम क्या हुए, कितने नए ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में ऐड ऑन हुए। ये दोनों चीज़ें हमने अपनी सिस्टम में नहीं रखी, मॉनिटरिंग नहीं की, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चर थे वो भी बंद हो गए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मॉडल है अगर पाकिस्तान में बंद होता है तो आप यकीन जाने 10 से 12 ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्रियाँ, कारखाने बंद होते हैं। ये बात 12 गवर्नमेंट में ये बात कह रहे हैं, अपनी लोगों से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उनके जाके मसाइल देखें। छोटे छोटे पार्ट भी थे वो जो बना सकते थे या बना रहे थे पुराने मॉडल में, नए मॉडल वाले क्यों नहीं ले रहे? ये बहुत बड़ा सवालिया है। ये पॉलिसीज में गैप है, उस गैप की वजह से उसका वो एडवांटेज लेते हैं, और जो कि बाद में गवर्नमेंट या एक आम आदमी एक समझता है यार पाकिस्तान में वो काम नहीं, तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं कमी अच्छा, लास्टली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है पॉलिसी पुरानी है और उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और ज़ाहिर है हमने इंपोर्ट पे कुछ आसानियाँ की हैं। आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ से ऑनवर्ड जब हम इस पॉलिसी पर चलते हैं तो गाड़ियाँ जहाँ हैं एज एस की पॉलिसी पर रहेंगी, या रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं? नहीं, देखें तो पॉलिसीज पे तो उन्होंने कह दिया कि आपको शायद जैसे आप बयान कर रहे हैं कि एक्सटेंड मिल जाएगा, मगर बजट में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा प्राइसेस में गाड़ियों की, और वो कंज्यूमर को ज़ाहिर है पास आउट होगा। ठीक है, और वो फ़ायदा होगा यकीनन, वहाँ से जो है वो कुछ सहूलत होगी, सस्ती होंगी। नहीं, देखिए एक तो सस्ती का तो ज़्यादा डिफिकल्ट है ये चैलेंज, क्योंकि सेल टैक्स ऐड ऑन हो रहा है। जब सेल टैक्स ऐड ऑन होगा तो ज़ाहिर है वो थोड़ी सी प्राइसेस आपकी ऐड ऑन हो जाएंगी उन गाड़ियों में जिनमें हमने नहीं रखी थी, तो ये अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाती है।
ठीक है, तो यानी कंज्यूमर के लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मशहूद साहब फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आप आएंगे। वेलकम बैक। शाहीन फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, CTD और मुहाफ़िज़ फोर्स समेत दर्जनों इदारे हैं, मगर सिर्फ एक माह में 4,500 से ज़ायद जराइम और 40 कत्ल हो गए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को रिहाइश के लिए दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार दिया है, नाकाबिल रिहाइश भी और गैर महफूज भी। और इसी शहर ने, इसके मसाइल ने एक और रोशन सितारा निगल लिया। कराची की बेरहम सड़कों ने आकाश को ज़मीं बोस कर दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पेश आने वाला वाक़या सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि एक हंसते बसते ख़ानदान की बर्बादी, इंसानियत का कत्ल है। लोगों की जानें बचाने वाले डॉक्टर आकाश से ज़िंदगी दिन दिहाड़े उस वक्त छीन ली गई जब वो बैंक से रकम निकलवा कर जा रहे थे। डाकुओं ने उनसे 25 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान डाकुओं और बैंक सिक्योरिटी गार्ड में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें से एक गोली डॉक्टर आकाश को भी जा लगी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान की बाजी हार गए। लड़ाईकीन ने फिर लाश के साथ 3 तलवार क्लिफ्टन पर धरना दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। गमज़दा वालिद के हाथ पकड़कर माफ़ी मांगी, जिस पर धरना ख़त्म हो गया। ये मंजर वैसे आप पहले भी देख चुके हैं, जब एक बच्चा गटर में गिरा था। माफ़िया मांगने से वापस कोई नहीं आता। अलबत्ता पुलिस ने मुल्ज़िमान को हैदराबाद से गिरफ़्तार करने का दावा किया है, लेकिन सवाल यही है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि गलती करो, नाअहली दिखा वजह से किसी की जान चली जाए और फिर आकर आप माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने से ज़ाहिर है जिसका जो नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं होता, उसका कोई रिवर्सल नहीं होता। हकीकत यह है कि कराची शहर में रहना महफूज नहीं। शाहीन फोर्स, मुहाफ़िज़ फोर्स, मददगार 15, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, रैपिड रिस्पांस फोर्स, फिर CTD, एंटी वायलेंट क्राइम सेल, स्पेशल ब्रांच, एक लंबी लिस्ट है जराइम पर काबू पाने वाली पुलिस फोर्सेस की। लेकिन हालात ये हैं कि कराची सिटीजन्स पुलिस लाइन्स कमेटी CPLC के मुताबिक जून 2026 के दौरान कराची में 4,500 से ज़ायद जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें स्ट्रीट क्राइम सबसे नुमायाँ रहा है। एक माह के दौरान शहरियों से असलहे के ज़ोर पर 1,689 मोबाइल फ़ोन, 374 मोटरसाइकिलें और 8 गाड़ियाँ छीनी गई हैं, जबकि 2,419 मोटरसाइकिलें और 101 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में 40 अफराद कत्ल हुए हैं और भत्ताखोरी के भी कुछ वाक़यात हैं, जिनकी तादाद 9 बताई जाती है। ये 9 मुकदमा दर्ज हुए हैं। आलमी दर्जाबंदी की बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जारी करदा जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के 173 बदतरीन शहरों की फहरिस्त में कराची रिहाइश के लिए दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार पाया। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। इन कोताहियों, नाकामियों का जवाब भी उसी को देना होगा। उनसे भी बात करेंगे, इस फैमिली पर क्या गुजर रही है उनसे भी बात करेंगे, और वहीं साथ ही साथ जो ये डॉक्टर्स हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर वक्कास खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं JPMC के और कुलीग हैं डॉक्टर आकाश के। उनसे बात करते हैं। ज़ाहिर है इनका भी गम गुस्सा है, इनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बुनियादी तौर पर बताइएगा, आपका ज़ाहिर है एक ताल्लुक़ है डॉक्टर आकाश के साथ, वो आपके साथ काम करते रहे, आपके कुलीग हैं। आप इस वक्त क्या एहसास, क्या जज्बात रखते हैं ये जो कल अफसोसनाक वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हमारे लिए तो ये इंतहाई अफसोस वाला था कि कल तो 1 से 2 घंटे तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हमारी डॉक्टर आकाश से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर आकाश मेरा हाउस ऑफिसर था और हमारे अंडर डॉक्टर आकाश ने इमरजेंसी में ट्रेनिंग करी थी। इंतहाई खुश अखलाक, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा, हमेशा खुश रहने वाला। आप उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट देखेंगे। कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। एक सिंपल सा लाइफस्टाइल, काम करने में बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर, जिसका एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प फ्यूचर नज़र आता था। अभी रिसेंटली उसने मेडिकल ऑफिसर सिंध कमीशन के थ्रू पास कर लिया था और अक्सर जो है ना हमारी रहनुमाई हासिल करने के लिए इमरजेंसी में मिलने आया करता था। अक्सर मुलाकात चाय पे होती थी, चाय पे अक्सर बैठे हुए होते थे। तो कल जब ये न्यूज़ आई तो हमें तो फ़िलहाल 1 घंटे तक कोई यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर ऐसा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान है, कराची है, लॉ ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे इतनी बुरी है कि कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। तो बस ऐसा ऐसा यकीन हुआ। तो फिर एक दूसरे को हम दोस्तों ने संभाला। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी मेरे साथ होते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनसे फिर अपनी दिल की बातें करी। इस तरह करके फिर रात में गए एहतजाज पे भी हम 3 तलवार। तो उनकी फैमिली, उनके फादर, उनके जो चाचू हैं, उनके जो बाकी भाइयों से मुलाकात हुई। तो वो बाकायदा मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर वक्कास आप बताएं
ये डॉक्टर आकाश आपके साथ कैसा था? तो मुझे तो ये सुनते हुए और ये बताते हुए रोना आ गया कि डॉक्टर आकाश हमारे साथ बिल्कुल फैमिली के जैसे रहता था। हमारे साथ उसने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं करी कि हम अल्लाह गवाह है कि हम कुछ बोल सकें उसके बारे में। वो ऐसा बच्चा था। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने धरने का जिक्र किया, फैमिली का जिक्र किया, कल वहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने हाथ पकड़े, माफ़ी मांगी और जो भी उनका तरीक़ाकार था उन्होंने ज़ाहिर है वहाँ आकर फैमिली से मिलना मुनासिब समझा, ताज़ियत भी पेश की। आप समझते हैं कि ये जो तर्ज़ अमल है, आना, फैमिली से मिलना, माफ़ी मांगना, ये ज़ाहिर है नुकसान की तलाफ़ी तो नहीं है, ये प्रॉमिसिंग है आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए, ये इस बात की दलील और ज़मानत हो सकता है? अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी भी दोस्ती है, वो मुझसे भी कल मिले थे, मेरी भी मुलाकात हुई थी। लेकिन देखिए, वो बेसिकली कराची के मेयर हैं, उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो फैमिली के इस गम में शरीक हुए। कम से कम वो आए, वो मिले, फैमिली के साथ बैठे। मैं इस तर्ज में उनका बड़ा वो हूँ कि उन्होंने कम से कम इतना समझा कि वो आए और फैमिली के गम में जो है ना उनके साथ शरीक हुए। और जैसे उन्होंने वादा किया था कि भाई हम जो है वो जालिम को पकड़ेंगे, तो अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि 2 मुश्तबा जो फ़र्द हैं वो पकड़े गए और अल्लाह करे कि पूरा ग्रुप पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त इबरतनाक जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये वजह नहीं है कि आकाश हमारा साथी था, आकाश इस मुल्क का एक ब्राइट फ्यूचर था, वो इस मुल्क को सर्व करना चाहता था, वो हमारी कम्युनिटी का हीरा था और आगे चल के पाकिस्तान में वो 10,000 मरीज़ों का जो है ना इलाज करता और उन सारे मरीज़ों की वो दुआएं लेता जो कि शायद वो नहीं ले सका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बीच हमें तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर टाइम। यकीनन एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शहर ज़ाहिर है इसको लेकर बात होती है कि जी रोशनियों का शहर, कमाऊ पूत शहर, सारा कुछ एग्जैक्टली इसका ये चैलेंज कब ख़त्म होगा कि इस शहर के बच्चे जो हैं वो शहर की सड़कों पर मरना बंद हो जाएं? बिल्कुल आपकी बात सही है कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके दौर हुकूमत में जो है कोई भी शहरी को किसी भी जानी माली का नुकसान हो। लेकिन बदकिस्मती से कल दोपहर में डॉक्टर अशोक के साथ ये हादसा पेश आया। बिल्कुल आकाश के साथ ये हादसा पेश आया। उनके ख़ानदान के साथ बिल्कुल गवर्नमेंट खड़ी है और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। देखिए जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जो एक दफ़ा दुनिया से चला गया उसका कोई वापसी नहीं है और कोई उस गम का जो माँ बाप पे या फैमिली पे गुजर रहा होगा उसका कोई इजाला नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट जो है पुलिस जो है सिंध पुलिस उस पर काम करी है। बिल्कुल सेफ सिटी कैमरास के थ्रू लोगों को ट्रेस आउट कर लिया गया है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसकी शिनाख्त हो गई है और बहुत जल्द जो है ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जहां तक आपने ये कहा कि जी बिल्कुल कराची रोशनियों का शहर है, कराची बिजनेस हब है, नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं जी कंपैरिजन करते हैं। देखिए एक तो पहली बात ये कि हमने कभी नहीं कहा कि ये शहर जो है वो क्राइम फ्री सिटी है। बिल्कुल है, क्राइम नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। साउथ रीजन में रेड जोन में तो सेफ सिटी कैमरास लग गए हैं और उसकी वजह से क्राइम में कमी आई है और क्राइम को लोकेट करने में भी हमें आसानी हो रही है। बाकी पूरे शहर में इस बजट में पैसे रखे गए। साथी साहब आपने कहा कि हम मवाजना नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शायद 1-2 बार ये कहा है कि हमारा मुकाबला यहाँ किसी हुकूमत से नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला करने की बात करते हैं। तो जी बिल्कुल वो करते हैं और हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन देखे ना, अगर मैं फिर बात करूं लोगों को बुरा लगता है क्या जो दुनिया के बड़े बड़े डेवलप कैपिटल्स हैं क्या वहाँ स्नैचिंग नहीं होती है। लंदन, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क, आप कहीं का भी नाम लें। मैं ये कहना कि जी वहाँ होती नहीं है, देखिए वहाँ तो सेफ सिटी कैमरास भी हैं, वहाँ की शायद पुलिस हमारी पुलिस से ज़्यादा इक्विप्ड है, ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन वहाँ होती है। मैं आप या
जो भी पाकिस्तानी बाहर ट्रैवल करते हैं वो उस बात से डिनाई नहीं कर सकते। मैं इस बात पे कहती हूँ कि मुआवजा नहीं हम करते। जो चेयरमैन साहब बात करते हैं कि जी हमारा मुकाबला, बिल्कुल हम इस शहर को उस स्टैंडर्ड पे लाना चाहते हैं कि अगर के क्राइम ना हो। लेकिन इस वक्त अगर मैं कहूँ कि जी कराची में ज़ीरो, देखें कराची में हम रहे हैं, मैं तो अपने बड़े फ़ख्र से ये बात करती हूँ कि मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में पली बड़ी हूँ। मैंने कराची का वर्स्ट पीरियड भी देखा, जब अगर खबर आती थी उस वक्त अखबार थे, अगर खबर आती थी कि जी आज 5 लोगों को टारगेट किलिंग किया, तो वो लोग कहते थे तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। तो वो जाहिर है हमने भी वो टाइम देखा है, लोगों के मरने को यहाँ पे लोग विक्टे गिरने से जो है वो कंपेयर किया करते थे, आज की कितनी विक्टे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सादिया साहब, देखिए हम दोनों ये बात करना चाह रहे हैं कि ये शहर ठीक कैसे होगा। जाहिर है तनकीद बराए तनकीद मेरा नुक्ता नज़र नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है सेफ सिटी लोकेट करता है, ट्रेस करता है वारदात हो जाने के बाद। इस शहर का एक बहुत बड़ा चैलेंज और मसला ये भी है कि इस शहर में असलहा आम है, यानी आपको कोई पता नहीं है कि आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए, उस गाड़ी में से कौन उतरेगा, उसके पास कौन सा असला है, वो आपके साथ क्या करेगा, कौन सा बाइक वाला मुसल्ला जा रहा है। तो सेफ सिटी वारदात के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझती कि एक लार्ज स्केल पे यहाँ इस असले को वाइप आउट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, कराची में आपकी बात बिल्कुल सही है और इस पे होम डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है कि अनऑथराइज्ड जिन लोगों के पास भी असलहा है उसको लोकेट किया जाए, या तो वो लाइसेंस उसको करें। और फिर जो हमारे यहाँ एक रिवाज के जी लोग अपने पास सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं और गाड़ियों में वो पीछे बैठते हैं, उसको सिंध गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लिए लॉ मेकिंग पे काम कर रही है, ताकि जो ये लोग खुलेआम असलहा लेके घूमते हैं, गाड़ियों में वेपन कैरी करते हैं और उनके लाइसेंस नहीं होते, या लाइसेंस होते हैं तो वो इजाज़त नहीं होती जो गाड़ी में कैरी, उसके लिए हम लॉ मेकिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कराची जो है वो आइडियल सिटी हो, जहां अव्वल तो लोग क्राइम करने से पहले डरें कि वो ऐसा कोई काम ना करें, किसी की जान ना जाए, और अगर क्राइम हो तो उसको फौरी तौर पे लोकेट किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्रोग्राम से। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।